स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट का यूनिट नंबर 6 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम से है ये, और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में ये चैप्टर नंबर 8 है, पार्ट 1। तो केमिकल इक्विलिब्रियम की जो टर्म है ये पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। जी, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो टर्मिनोलॉजी है इसको सीखने से पहले आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं इनका नॉलेज होना चाहिए। एज यू नो, रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होते हैं जी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी ये दोनों डायरेक्शंस में चलते हैं। जबकि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये यूनी डायरेक्शनल होते हैं, ये सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मतलब जाते हैं। इनमें ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्चुअल होता ये है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो आपका प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट अनस्टेबल होता है, वो जैसे ही बनता है वो दोबारा डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब यही है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो अनस्टेबल होता है। वंस इट इज़ फॉर्म इट री कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, यहाँ प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं, वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते। ख़ास तौर पर देखें, वैसे तो अक्सर रिएक्शन ऐसे हैं जिनको रिवर्स किया जा सकता है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, इन दोनों को मिला के आप जो है वो वाटर बना रहे हैं। प्लैटिनम इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो है, असल बात यह है कि देखें, अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस को मिला के वाटर बना रहे हैं ना, तो आप वाटर को तोड़ के दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये तकरीबन 1500 से 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है फॉरवर्ड रिएक्शन। लेकिन जो रिवर्स रिएक्शन होता है दैट रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन। इन्हें अगर रिवर्स करवाने के लिए आपको ज़्यादा ड्रास्टिक एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो हैं वो रिक्वायर हों, तो फिर हम इसको जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहते हैं, बल्कि वो इरिवर्सिबल में आ जाता है। यानी रिवर्सिबल रिएक्शंस वो होते हैं दैट कैन बी रिवर्स एट ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी जिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पे आपने फॉरवर्ड रिएक्शन चलाया है, अगर उन्हीं एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे रिएक्शन रिवर्स हो जाए तो इसे हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और अगर बैकवर्ड लेके जाने के लिए हमें ज़्यादा ड्रास्टिक किस्म की एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ रही हों, तो फिर हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं कहते। अच्छा, ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम जो कि इस चैप्टर का टाइटल है, केमिकल इक्विलिब्रियम की जो टर्मिनोलॉजी है इसका ताल्लुक सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन से होता है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, ये तो हो गया ना फॉरवर्ड रिएक्शन, और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट आ जाए तो ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इन फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जब बराबर हो जाए, मतलब इन दोनों में जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, इसको हम कहते हैं कि ज़ाहिर बात है शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होता है और बैकवर्ड रिएक्शन स्लो होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम एक स्टेज इस रिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसी आ जाती है जब दोनों जो रिएक्शन है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उन दोनों का जो रेट है वो बराबर हो जाता है। यानी व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन दे आर सेम, दिस स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिक्स में भी आप इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो इक्विलिब्रियम जो है, यू नो, इट्स ऑफ टू टाइप्स। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम दो किस्म का होता है, एक होता है जी स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है बेसिकली दैट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, नॉट द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। आपने देखा कि इसमें दो रिएक्शन जो हैं वो दोनों चल रहे होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही चल रहे हैं।
तो दे गो साइड बाय साइड जी। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है स्टैटिक भी होता है, डायनामिक भी होता है, बट ये जो केमिकल इक्विलिब्रियम है दैट्स अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, बिकॉज इसमें दो रिएक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही चल रहे हैं। रिएक्शन ऐसा तो नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया। इसको अगर हम ग्राफिकल फॉर्म में देखें तो एक्स एक्सिस पे अगर आप ले लेते हैं टाइम और वाई एक्सिस पे आप ले लें अगर कंसंट्रेशन, तो ये इस तरह का ग्राफ जो है वो हमें आता है। दैट शो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी आप ये देखेंगे ये तकरीबन ऐसी स्टेज है, इसके बाद ये दोनों लाइन्स जो हैं वो पैरेलल हो गई हैं एक्स एक्सिस की। तो याद रखिएगा केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज व्हेन ये असेंडिंग कर्व ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसेंडिंग कर्व ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बोथ बिकम पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। जब दोनों लाइनें एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं तो दैट्स अ स्टेज ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ये केमिकल इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं याद रखिएगा ये किस चीज़ को शो कर रही हैं, ये बेटा मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रही हैं। इसको सिंपली आप सी भी लिख सकते हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम कंसंट्रेशन। तो इसका जो यूनिट बनेगा कंसंट्रेशन का वो मोल पर डेसीमीटर क्यूब या फिर मोल पर लीटर, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 लीटर जो होते हैं ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। तो मोलर कंसंट्रेशन भी आप इनको कह सकते हैं। इनके लिए एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है एक्टिव मैस। अब ये देखिए ये R स्टैंड फॉर रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन है, और ये P स्टैंड फॉर प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ ये जो C है कंसंट्रेशन, इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है जी ये सिंपल है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये दो साइंटिस्ट थे जी, गोल्डबर्ग और वेज। इन दो साइंटिस्ट ने बेटा ये लॉ पेश किया। इस लॉ के मुताबिक रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन जो होते हैं ये बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अनदर। मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर हाई होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हाई होगा, और अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लो होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आपको पता है कोई भी जो रिएक्शन है शुरू में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बड़ी हाई होती है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई होता है। शुरू में रिएक्शन सारे फास्ट होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम क्योंकि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहे होते हैं इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो हो रहा होता है। इसमें हम एक ये टर्म भी लेते हैं केसी। केसी बेसिकली जो है ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक तो ये चीज़ है, देखें ना कोई भी जब रिएक्शन है तो ये देखें ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसके लिए ये होता है जी स्मॉल के फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, फिर प्रोडक्ट से आप अगर रिएक्टेंट आए तो ये के भी ये होता है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ये जो के सी है इसको यूँ भी लिखा जा सकता है के एफ डिवाइडेड बाय के बी। तो यहाँ ये दो चीज़ें आपके लिए नई आई हैं। के सी को जो है वो हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और यहाँ ये जो के एफ है दिस इज फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, और के बी स्टैंड्स फॉर बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। तो ये इस हिसाब से अगर आप देखें तो केसी की ये दो जो है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। केसी स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ आप देख रहे हैं दो के हैं, एक स्मॉल के जो है ये रेट कांस्टेंट को शो कर रहा है, और कैपिटल के जो है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को शो कर रहा है। यानी ये रेट कांस्टेंट है
और दिस वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ मतलब आपने स्मॉल के और लार्ज के इन दोनों का डिफरेंस याद रखना है। स्मॉल के रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, मतलब ये किसी भी रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। मतलब अगर कोई रिएक्शन स्लो चल रहा है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कम आएगी, अगर कोई रिएक्शन फास्ट होता है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू हाई होती है। तो आप ये देखिए, कोई भी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, ज़ाहिरी बात है उसके अंदर आप देखें ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन मैंने लिखा है। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो जा रहा है ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की जो स्पीड है या वेलोसिटी है उसको ये KF जो है ये रिप्रेजेंट करता है। दिस इज़ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बैकवर्ड अगर आए हैं तो ये बैकवर्ड रेट कांस्टेंट KB है। इन दोनों की जो रेशो होती है उसको हम KC कहते हैं। तो वैसे भी किसी भी रिएक्शन का जो KC है वो कैसे लिखा जाता है ये आपको नॉलेज होना चाहिए। लेट से ये देखिए, ये एक आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका अगर हमने KC लिखना है तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमने एज अ नंबरेटर लेनी है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने एज अ डिनोमिनेटर लेनी है। ये मतलब प्रोडक्ट्स हैं। तो कोई भी जो रिएक्शन होता है उसका जब आप KC एक्सप्रेशन लिख रहे होते हैं तो उसमें आप प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन को एज अ नंबरेटर लेंगे और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को आप एज अ डिनोमिनेटर लेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको आप इन स्क्वायर ब्रैकेट्स की पावर्स बनाएंगे। याद रखिएगा ये जो इक्विलिब्रिया होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। होमोजेनस इक्विलिब्रिया और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया। ये जो मैंने आपको बताया है ना कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आप एज अ नंबरेटर लें और रिएक्टेंट की डिनोमिनेटर, तो ये दैट्स फॉर होमोजेनस इक्विलिब्रिया। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया के लिए हम फॉर एग्जांपल ये एक रिएक्शन ले रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, आप इसको डिकम्पोज करें, कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। इसको मैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया क्यों कह रहा हूँ, देखिए इसमें जो रिएक्टेंट है ये सॉलिड स्टेट में होता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी सॉलिड स्टेट में है, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये गैस है। हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया से मुराद ये है कि व्हेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो हैं वो फिजिकल स्टेट उनकी अगर डिफरेंट होगी तो वो हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया में आ जाता है। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम होगी तो वो होमोजेनस इक्विलिब्रिया में आ जाता है। होमोजेनस इक्विलिब्रिया का जो KC आप लिखते हैं उसमें तो आप यही करेंगे कि प्रोडक्ट्स को आप एज अ नंबरेटर और रिएक्टेंट्स को एज अ डिनोमिनेटर लेंगे। लेकिन जब हेटेरोजेनस इक्विलिब्रिया की बात आती है, जैसे ये अभी मैंने रिएक्शन एक आपको बताया था कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज कर रहे हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका जो KC है अगर तो हम साबका रूटीन को देखें तो शायद ये इस तरह होना चाहिए, लेकिन ये बेटा ठीक नहीं है। इसका जो KC है ये वाला ठीक है। इसमें असल मसला ये है कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी सॉलिड है, तो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होते हैं उनकी हम मोलर कंसंट्रेशन का जो टर्मिनोलॉजी है उनके लिए हम यूज़ नहीं करते, उनके लिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं ए एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक्टिविटी कोफिशिएंट होता है जी जो सॉलिड स्टेट में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में होते हैं उनके लिए हम मोलर कंसंट्रेशन की बजाय एक्टिविटी कोफिशिएंट यूज़ करते हैं, और सॉलिड्स के लिए उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मतलब आप कैल्शियम ऑक्साइड जो है
इसकी भी अब एक्टिविटी कोफिशिएंट इसका जो है वो भी मतलब 1 होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट ये भी सॉलिड स्टेट में, इसका भी एक्टिविटी कोफिशिएंट 1। यहाँ भी 1 पुट करें, यहाँ भी 1, तो फिर ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही बच जाता है। यानी वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो गैसियस स्टेट में होते हैं या जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, जस्ट आप उनको जो है वो केसी एक्सप्रेशन में मेंशन करेंगे। जो सॉलिड स्टेट में है उनको आप जो है इस एक्सप्रेशन में नहीं लेके आएंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं एक और रिएक्शन दे देता हूँ। कैल्शियम कार्बाइड है, सॉलिड होता है, इसको आपने वाटर में डाला जो कि लिक्विड है, तो आपके पास जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और इथाइन गैस है। अगर हम पुरानी तरतीब के मुताबिक यहाँ केसी लिखें तो ये तो इस तरह होना चाहिए। अब इसमें आपको जहाँ तक फिजिकल स्टेट की बात है, ये इथाइन जो है ये भी गैसीय स्टेट में है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ मतलब लिक्विड स्टेट में आ रहा है। तो आपके पास जो है बेटा सॉलिड स्टेट में ये कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका जो आपने एक्टिविटी कोफिशिएंट है वो क्या करना है, 1 लेना है। तो बाकी चीज़ों को आप मेंशन कर देंगे। तो इसका जो केसी एक्सप्रेशन बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। सेम आगे आप ये देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है, इसको आपने कोक के साथ हीट किया, कैल्शियम कार्बाइड बन गया, ये भी सॉलिड है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इसका जब आप केसी लिखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ही है। ये इसका केसी होगा। इसका केसी हम यूं नहीं लिख सकते। तो ये वाला जो है वो करेक्ट है, जिसमें सिर्फ ये गैसीय स्टेट वाला, क्योंकि आपने इसका भी एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 लेना है, इसका भी आपने एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 लेना है, और इसका भी आपने एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 लेना है। तो आपको बताया हुआ है कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो सॉलिड स्टेट में होते हैं उनका हम एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 लेते हैं। बाकी फिर जो गैसीय स्टेट में या लिक्विड स्टेट में जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, जस्ट हम उनकी मोलर कंसंट्रेशन को केसी एक्सप्रेशन में लिखते हैं। नेक्स्ट है जी इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है उसकी जो टाइप्स हैं, वैसे तो इसकी टाइप्स ये केसी भी है, केपी भी है, के एन भी है, के एक्स भी है। ये 4 इसकी मेन टाइप्स हैं। इसमें ये जो सी है दैट स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशंस, और पी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर्स, और N stands for number of moles, और X stands for mole fraction। तो ये 4 डिफरेंट किस्म के जो ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। इसमें ये वाले पहले 2 जो हैं ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, इनको हम पढ़ेंगे।
मतलब ये जो केसी होता है दैट्स अ रेशो बिटवीन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स उनकी रेशो है। और ये जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। यानी केसी जो होता है दैट्स अ रेशो बिटवीन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जबकि केपी जो है दैट्स अ रेशो बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स। लेट्स से आपके पास ये एक रिएक्शन है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अगर मैं इसका केसी लिखूं तो केसी तो यूं लिखा जाएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमने एज अ नंबरेटर लेनी है, या कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब बजाय स्क्वायर ब्रैकेट्स के इसकी जगह पे आप कंसंट्रेशन का लफ्ज भी लिख सकते हैं। तो जहां तक केपी की बात है, तो केपी में आपने प्रोडक्ट के जो पार्शियल प्रेशर्स हैं, प्रोडक्ट के ये पी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट है अमोनिया, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर और इसकी पावर बनेगी 2। नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स में ये नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर आएगा, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन उसकी पावर 3। तो केसी और ये जो केपी है इनको किस तरह लिखा जाता है, मतलब अगर आपको कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया जाए तो उसका आप केसी और केपी किस तरह लिखेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाए जी जहाँ तक तो केसी की बात है, तो ये हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब, बेसिकली कंसंट्रेशन का यूनिट है ना, और केपी जो है पार्शियल प्रेशर उसकी पावर डेल्टा। और पार्शियल प्रेशर के जो यूनिट्स हम यूज करते हैं, एटीएम भी यूज करते हैं, टॉर भी यूज करते हैं, तो कोई भी इनमें से ले सकते हैं। और जहां तक डेल्टा एन की बात है, डेल्टा एन क्या चीज है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल में से रिएक्टेंट के मोल्स आप माइनस कर दें तो ये बन जाता है डेल्टा एन। तो ये जनाब केसी और केपी जो है उनके यूनिट्स निकालने का ये फार्मूला है। ये शॉर्टकट मैंने आपको फार्मूले बताएं। तो लेट्स से केसी का जो यूनिट बन रहा है वो है जी मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन निकालते हैं, हाँ जी स्टूडेंट्स, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी और केपी वगैरह का जो है वो आइडिया जो है हम ले रहे थे। लेट्स से ये आपके सामने एक रिएक्शन है अमोनिया की सिंथेसिस बाय हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस के ज़रिए जो है ये हम अमोनिया की जो सिंथेसिस है वो करते हैं। तो इसमें ये है कि आपने केसी और केपी दोनों के यूनिट्स निकालने हैं, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैसीय स्टेट में है। आपको पता है नाइट्रोजन भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है, अमोनिया भी गैस है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों गैसीय स्टेट्स में हो तो आप उनके लिए केपी
यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस, ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको शॉर्टकट बताया केसी और केपी के यूनिट्स निकालने के लिए। केसी के लिए मोल पर डेसीमीटर क्यूब और उसकी पावर डेल्टा एन, और डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट्स। इन प्रोडक्ट के मोल में से आपने रिएक्टेंट के मोल जो है वो माइनस करने होते हैं। जैसे ये देखिए, अब प्रोडक्ट के मोल 2 हैं और रिएक्टेंट के 3 और 1 4 हैं, तो इस हिसाब से आप -2 इसकी वैल्यू आएगी। तो डेल्टा एन की जगह देखें यहाँ भी मैंने -1 पुट कर दिया। केपी ये टॉर, आपको पता है यहाँ हमने पार्शियल प्रेशर लेना होता है, मोस्टली वो टॉर में या एटीएम में भी जो है वो लिया जा सकता है। एटीएम के अंदर भी पार्शियल प्रेशर्स मेजर किए जा सकते हैं, लेकिन पावर डेल्टा एन होगी इस रिएक्शन की, पावर डेल्टा एन -2, तो टॉर ये केपी का यूनिट बन जाएगा। टॉर में लेना चाहें एटीएम में लेंगे तो ये बन जाएगा। और केसी में मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये कंसंट्रेशन का यूनिट होता है, डेल्टा एन -2, तो ये इस हिसाब से ये यूनिट बन जाएगा। तो भाई कोई भी आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ हो, उसमें आपने केसी और केपी के यूनिट्स अगर निकालने हो तो ये बेटा फार्मूला आपके पास है, केसी इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब, उसकी पावर डेल्टा एन, शॉर्टकट फार्मूला नोट कर लीजिए। और केपी जो है इसमें पार्शियल प्रेशर्स होते हैं, ये टॉर और एटीएम में आप मेजर करते हैं, और ऊपर डेल्टा एन इसकी पावर है। नेक्स्ट है जी रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। इन दोनों के अंदर मैथमेटिकल रिलेशनशिप, इसकी बाकायदा डेरिवेशन भी शामिल है, लेकिन हम नेट जो इनका रिलेशन है वो लिख रहे हैं। केपी इज इक्वल टू केसी आर टी, उसकी पावर भी डेल्टा एन ही बन रही है। और यू नो डेल्टा एन कैसे निकालते हैं, ये जी प्रोडक्ट के मोल में से आप रिएक्टेंट के मोल निकालते हैं। तो देखिए जी इसमें कुछ केसेस बन जाते हैं। पहला केस ये है कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, जैसे ये रिएक्शन आप देखिए, हाइड्रोजन आयोडीन आपस में मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के मोल बराबर हैं, इसलिए डेल्टा एन क्या आएगा 0। तो जब डेल्टा एन की यहाँ वैल्यू बेटा आप इस फार्मूले में 0 पुट करते हैं, तो किसी भी चीज़ की पावर जब 0 हो तो मैथ में आपने पढ़ा होगा वो 1 के इक्वल हो जाता है। 1 को आप केसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो केसी की सेहत पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो केपी और केसी जो है वो बराबर आते हैं। तो याद रखिएगा केपी की और केसी की वैल्यू बराबर उस वक्त होती है जब किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर हों, यानी डेल्टा एन 0 हो। दूसरा केस ये है कि अगर प्रोडक्ट के मोल कम हो, रिएक्टेंट के ज़्यादा हों, ऐसी सूरत में डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव में आती है, तो केपी जो है वो भी केसी से कम आएगा। तीसरी बात यह है कि अगर किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा हों और रिएक्टेंट के मोल कम हों, फिर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। ऐसी सूरत में केपी की वैल्यू भी केसी से बड़ी होगी। मुख्तसर बात यह है कि आप केपी को प्रोडक्ट के, यानी केपी स्टैंड्स फॉर पार्शियल प्रेशर्स का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है केपी, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट शोइंग पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट केपी। केपी की वैल्यू को हम प्रोडक्ट के मोल्स के साथ जो है वो जोड़ लेते हैं। मतलब क्या कि अगर तो प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट के मोल के बराबर है, फिर केपी भी केसी के बराबर होगा। अगर प्रोडक्ट के मोल कम है, फिर केपी की वैल्यू भी कम होगी केसी से। और अगर प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट से ज़्यादा हैं, तो फिर केपी की वैल्यू भी केसी से ज़्यादा होगी। तो दिस इज़ द वे आपको ये सिंपली भी क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब आपको 4 रिएक्शन दे रखे होंगे A B C D, और पूछा जाएगा फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन केपी इज इक्वल टू केसी, केपी इज लार्जर देन केसी या केपी इज स्मॉलर देन केसी, ये पूछा जा सकता है। एग्जाम्पल एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में आपको कोई भी इस तरह रिएक्शन दे देंगे और पूछेंगे हाँ जी इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू, कोई टेम्परेचर भी दे देंगे, वो 500 हो सकता है, 300, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। भाई जी 500 पे केसी की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए ये है, बताएं सेम टेम्परेचर प्रेशर पे केपी की वैल्यू क्या होगी, यानी केपी की वैल्यू आपने इस रिएक्शन के लिए फाइंड आउट करनी है। तो हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे। देखिए प्रोडक्ट का 1 मोल है, रिएक्टेंट के कितने हैं 2, तो 1 में से 2 निकालेंगे तो डेल्टा एन की वैल्यू तो माइनस में आ रही है, मतलब लेस देन 0 आ रही है। तो ऐसी सूरत में केपी फिर केसी से कम ही आएगा, यानी केसी की ये जो वैल्यू आपको दे रखी है ना, केपी की वैल्यू इससे स्मॉलर यानी कम ही होगी। अगर नोट करें ये वैल्यू सेम है, ये ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है। डेल्टा यानी लास्ट वाली जो ऑप्शन है इसके अंदर जो वैल्यू दे रखी है ये केपी से कम है, यानी केसी से कम है, तो यही हमारा आंसर होगा। बज़ाहिर क्वेश्चन की स्टेटमेंट यूँ बता रही होती है, शायद ये कोई लंबा चौड़ा या औखे वाला मुश्किल वाला न्यूमेरिकल है,
नेक्स्ट इसमें ये कैलकुलेशन ऑफ केसी का तरीकाकार, ये भी आपने बुक में थोड़ा सा देखा होगा। लेट्स से ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन दिया हुआ है, एसिटिक एसिड एथेनॉल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इथाइल एसीटेट और वाटर बन रहा है। तो इसमें हम इधर एक थोड़ा सा कॉलम बनाते हैं, इसको लिखते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, फिर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वॉल्यूम पूरे रिएक्शन मिक्सचर का या वेसल का जिसके अंदर वो रिएक्शन हो रहा होता है, कंटेनर, उसका वॉल्यूम होता है। हम ये कहते हैं सपोज एसिटिक एसिड जो रिएक्टेंट है उसके ए मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और दूसरा जो एथेनॉल है उसके बी है, और दोनों प्रोडक्ट के सपोज 0.0 मोल है। आफ्टर सम टाइम हम कहते हैं सपोज इसके भी एक्स मोल बन गए, इसके भी एक्स मोल बन गए, तो ये जो रिएक्टेंट है ये ए माइनस एक्स और ये फिर बी माइनस एक्स रह जाएगा। मतलब प्रोडक्ट जो होता है कैसे बनता है, रिएक्टेंट जब कंज्यूम होते हैं तो रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन लेट से ए की कोई भी वैल्यू है फर्ज क्या 100 थी, और एक्स की वैल्यू फर्ज क्या 15 है, तो 100 में से 15 आप निकालेंगे तो बाकी जो 85 है वो बचेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। तो इसमें याद रखिएगा ये एक्स के साथ ये जो कॉफिशेंट यहाँ हमने कोई लगाना होता है ये डिपेंड करता है कि इन प्रोडक्ट के साथ कॉफिशेंट क्या है, क्योंकि यहाँ ये जो इथाइल एसीटेट है इसका कोई कॉफिशेंट नहीं है इसलिए 1x ही लिखा है। अगर यहाँ कोई कॉफिशेंट होता 2, 3, 4 तो वो x के साथ लिखा जाता। मतलब अगर यहाँ 2 होता तो हम 2x लिखते, अगर यहाँ 3 होता तो ये इसको भी 3x लिखा जाता। मतलब अगर रिएक्शन आपके पास डिफरेंट आएंगे तो उस हिसाब से मैं आपको ये समझा रहा हूँ। सेम जब आपने ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन ए बी, पहले तो हमने इसका ए मोल लिया, इसका बी मोल लिया, इसमें जब आपने प्रोडक्ट को माइनस करना है तो वो भी ख्याल से कीजिएगा। देखें यहाँ इस रिएक्टेंट का जो है 1 मोल ही मौजूद है, अगर फर्स्ट केस के 3 मोल होते तो मैं लिखता a माइनस 3x, क्योंकि इसका 1 मोल था तो इसलिए a माइनस एक्स लिखा गया है। अगर बेटा यहाँ 3 होता या 4 जो भी डिजिट होता वो फिर a माइनस उतने, मतलब इसमें अगर 4 होता तो a माइनस 4x, 3 है तो a माइनस 3x। सेम यहाँ अगर मैंने इसका कॉफिशेंट 2 ये फर्जी अपनी तरफ से ले लिया लेकिन है नहीं, रियल जो है वो तो 1 मोल ही होता है इसलिए b माइनस एक्स लिया जा रहा है। यानी इस b में से सिर्फ एक x हम निकालेंगे। अगर बेटा यहाँ कॉफिशेंट 2 होता तो मैं लिखता b माइनस 2x, जैसे ये मैंने किया होगा। तो ये एक मैंने फर्जी रिएक्शन लेके उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, वरना ये a b c या x वगैरह ये जो लेटर है ये फर्जी मैं यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मली बेटा ये होता है कि इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आते नहीं हैं UHS के अंदर, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे है जी एप्लीकेशंस क्या होती हैं केसी की। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी एप्लीकेशंस, तो ये बेटा इसकी 3 मेन एप्लीकेशंस हैं। पहली तो वही डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, दूसरा एक्सटेंट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, जब कोई रिएक्शन आपने लगा दिया आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप चाहते हैं कि रिएक्शन की प्रोग्रेस चेक करें या अप टू विच एक्सटेंट द रिएक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड ये आप जानना चाहते हैं, ये एक्सटेंट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन में हम इस चीज़ को देखेंगे। और थर्ड एप्लीकेशन है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, कैटलिस्ट ऑन इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये सारी जो डिटेल है ये हम ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल जो है ये सपोर्ट करता है हमारी, उसमें इसकी डिटेल्स जो हैं वो बेटा आती हैं। इनको समझें आप ऐसे कि ये जो तीसरी एप्लीकेशन है इसमें वो ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है किसी रिएक्शन में, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने की सूरत में हम क्या करेंगे, अगर आपने एक्सपेरिमेंटल चेंज कोई किया है, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन, इनमें से कोई आप एक आध चीज़ भी आप तब्दील करते हैं तो रिएक्शन के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होता है वो फिर हम यहाँ ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल है जी उसके मुताबिक हम स्टडी करेंगे। पहला है जी डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। ये जानने से पहले आपको ना केसी और क्यूसी है कंसंट्रेशन क्यूशेंट, इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्लियर करना ज़रूरी है। असल में हम ये केसी पहले भी हम ये पढ़ के आए हैं कि केसी शायद प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की रेशियो है। बेटा ये बात जो है दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, मतलब प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो रेशियो है उसे आप हमेशा केसी नहीं कह सकते। ये सिर्फ केसी उस वक्त होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कर चुका हो।
मतलब व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट दैट स्टेज, आप प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की रेशियो जो लेते हैं उसको हम Kc के इक्वल कर सकते हैं। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हुआ फिर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो क्या होती है, Qc, यानी कंसंट्रेशन क्यूशन। तो यूं कहना ये गलत नहीं होगा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की जो रेशियो है उसके लिए जो असल टर्म हम यूज़ करते हैं, जो रियल टर्म हम यूज़ करते हैं वो ये Qc है, यानी कंसंट्रेशन क्यूशेंट। डायरेक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमें इन Qc की और Kc की वैल्यू को कंपेयर करना होता है। मसलन हम अगर कहते हैं कि ये Q की वैल्यू अगर Kc से कम होगी तो डायरेक्शन जो है रिएक्शन की फॉरवर्ड होती है, और अगर Q की वैल्यू Kc से ज़्यादा होगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन मूव करेगा, और अगर दोनों बराबर हो जाएं Q और Kc तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। यही बात मैं आपको करना चाह रहा था कि ये जो Kc है ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की रेशियो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस वक्त व्हेन रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम स्टेज, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेज में हो उस वक्त आप इस Q को, बेसिकली प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की जो रेशियो है वो Qc है, तो इस Qc को आप Kc यानी Kc के इक्वल कब कह सकते हैं, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हो। एक्सटेंट या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए आपको Kc की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो इसमें हमारे पास बेटा 3 केसेस हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है व्हेन लार्ज वैल्यू ऑफ Kc, मसलन ये एक रिएक्शन है जिसमें हम ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इसके लिए ये फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट, ऑक्सीजन से ओजोन की कन्वर्जन बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। Kc की वैल्यू आ रही है जी 10⁵55, बड़ी लार्ज वैल्यू है 10⁵55। देखिए मैंने Kc की आपको एक डेफिनेशन स्टार्ट में पढ़ाई थी कि इट्स अ रेशियो ऑफ फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट एंड बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। हम यहाँ से देखेंगे Kc की वैल्यू लार्ज होने की सूरत में फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है, और बैकवर्ड रेट कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब एक्सटेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। तो मतलब इस रिएक्शन यानी ऐसे रिएक्शन जिनकी वैल्यू ऑफ Kc बड़ी लार्ज होती है, इनका मतलब ये होता है ऑलमोस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन हैज़ बिन कंप्लीटेड और बैकवर्ड रिएक्शन ना होने के बराबर है। या यूं कह लीजिए ओजोन की ऑक्सीजन में कन्वर्जन जो कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, दैट्स टू मच इजी, बहुत फिजिबल है, ये बड़ा आसानी से हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन की ओजोन में कन्वर्जन इतना इजी टास्क नहीं है, ये बड़ा स्टेबल जो है वो रिएक्शन है। दूसरी ऑप्शन है जी व्हेन स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, इसमें हमने ये रिएक्शन एक लिया जिसमें हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को जो है वो डिसोसिएट कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन फ्लोराइड टूटता है, इसकी Kc वैल्यू 10⁻⁻13 है, इवन एट 2000 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें अगर आप देखें Kc की वैल्यू स्मॉल बेटा उस सूरत में होती है जब बैकवर्ड रेट कांस्टेंट हाई हो और फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट कम हो, मीन Kf की वैल्यू कम है और ये जो Kb है बैकवर्ड रेट कांस्टेंट उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मीन एक्सटेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड कम हो रहा है, मीन HF जो है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में कम डिसोसिएट हो रही है, लेकिन हाइड्रोजन और फ्लोरीन आपस में मिलके HF जो है वो बड़ी आसानी से बना रहे हैं। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इसका मतलब कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ होती है। इंटरमीडिएट वैल्यू हो Kc की, तो ये देखिए ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है इसका ही मतलब ये डाइमर है N2O4, उसके अंदर ये कन्वर्ट हो रही है। इस रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू 0.36 है, जो कि ना बहुत स्मॉल है और ना ही बड़ी लार्ज है, ऑलमोस्ट दैट इक्वल टू 1। तो इन रिएक्शन में ये हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो यानी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc का मतलब यही होता है कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल रेट पे चल रहे हैं। ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल जो कि तीसरी एप्लीकेशन थी Kc की, ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल को मैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकता हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया आपने पढ़ा हुआ है, किसी भी सिस्टम या बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो
अपनी मौजूदा या करंट पोजीशन जो उसकी होती है, भले वो स्टैटिक पोजीशन हो या यूनिफॉर्म मोशन वाली पोजीशन हो, उसमें अगर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई करके उसमें कोई तब्दीली लाना चाहते हैं उसकी स्टेट में, तो वो जो बॉडी है उसको रेजिस्ट करती है और अपनी ओरिजिनल या इनिशियल स्टेट को रीस्टोर करने की कोशिश करती है। तो इसमें जैसे ये है ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट अटेन कर चुका है, मतलब उसकी जो करंट सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका हुआ है, अब आप इस दौरान उस रिएक्शन में टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम या कैटलिस्ट वगैरह में से कोई तब्दीली अगर करते हैं तो यकीनी बात है उसकी वो जो करंट पोजीशन है जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम स्टेट कह रहे हैं, डिस्टर्ब तो हो गई। अब वो रिएक्शन जो है उसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है, जिस तरह मैंने इनर्शिया की बात की कि वो उस अपनी साबका जो उसकी पोजीशन थी उसको रीस्टोर करने की कोशिश करेगा। दिस इज ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल। आगे चलने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दो चीज़ें क्लियर करनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको आप केसी से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये वही कंसंट्रेशन क्यूशेंट यानी प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को ही ज़्यादातर रिप्रेजेंट करती है। तो इन दोनों में हमें फ़र्क जो है वो बेटा पहले क्लियर कर लेना चाहिए। जहाँ तक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात है तो ये मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ केसी ही नहीं बल्कि केसी के बाद केपी है, के डब्ल्यू हम आगे पढ़ेंगे वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट, के ए एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, के बी बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट और के एस पी है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। बेटा ये जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे सारे के सारे, इनमें जो कॉमन बात है वो ये है कि सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। टेम्परेचर के अलावा कोई एक्सपेरिमेंटल पैरामीटर जो है वो इनको अफेक्ट नहीं कर सकता। ये बात अपने जहन में बिठा लें। ये अक्सर आपको जो है वो धोखा देने के लिए वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लंबी चौड़ी बना देते हैं कि जनाब ये रिएक्शन है, इसका पहले टेम्परेचर इतना था अभी इतना ही है, हाँ प्रेशर हमने 2 टाइम्स किया, वॉल्यूम इतना कर दिया, कैटलिस्ट ये कर दिया, मतलब डिफरेंट तब्दीलियाँ वो आपको बता रहे होते हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में हमने ये चेंज की, प्रोडक्ट में ये किया। तो बताएं जी केसी की वैल्यू पे क्या उसका इफेक्ट आता है। तो याद रखें बेटा केसी हो या जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं, अगर टेम्परेचर तब्दील नहीं किया आपने तो उसकी वैल्यू तब्दील नहीं होती, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो ये जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से तब्दील होगी। हाँ टेम्परेचर में ये है, टेम्परेचर से ये कैसे तब्दील होती है, तो ये देखने में आगे ये देखना ज़रूरी होता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं उनका जो केसी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उनका केसी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये था सारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट दिया। हाँ इक्विलिब्रियम पोजीशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से किस तरह डिफरेंट है। देखिए जी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है ये कांस्टेंट रहने वाली चीज़ नहीं है। आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कैटलिस्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, कोई भी इनमें से तब्दील करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है उस पे उसका इफेक्ट आता है, या वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है या बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाती है। तो वो हम इसको इस हिसाब से जो है वो देखते हैं। तो हम ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल में जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो यही पढ़ने जा रहे हैं कि देखते हैं ये सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है हमारे पास, एक तरफ ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस हैं सारी, मसलन कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कैटलिस्ट है, और देखते हैं जी इफेक्ट ऑन केसी, इसका केसी पे क्या इफेक्ट होगा और फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसका क्या इफेक्ट होगा। तो देखें जी केसी का मैंने पहले भी बता दिया, ना तो कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट होता है, ना प्रेशर का कोई इफेक्ट होता है, ना कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट है। हाँ टेम्परेचर चेंज करने से केसी पे इफेक्ट होता है, वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केसी टेम्परेचर के इन्वर्सली रिलेटेड होता है और एंडोथर्मिक का डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब आ जाए जी इन सारी एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो जी कंसंट्रेशन की जब हम बात कर रहे थे तो हम कहेंगे जी अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को फॉरवर्ड साइड यानी राइट साइड की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, देखो ना जी ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है,
रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट, तो ये जो प्रोडक्ट वाली साइड होती है बेटा, ये राइट साइड बनती है और रिएक्टेंट वाली साइड लेफ्ट साइड बनती है। तो अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन को राइट साइड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लो करनी होगी और रिएक्टेंट की क्या करनी होगी, ऐड करनी होगी। यानी प्रोडक्ट वाली साइड से आप रिमूव करें, रिएक्टेंट वाली साइड में रिएक्टेंट को आप ऐड करें, मतलब उनकी कंसंट्रेशन बढ़ाएं, रिएक्टेंट की बढ़ाएं, प्रोडक्ट की कम करें। दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी राइट साइड को शिफ्ट करेगी। अपोजिट ये है कि अगर आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और यानी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं और रिएक्टेंट रिमूव कर रहे हैं तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन बैकवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट होगी। प्रेशर की बात है तो बॉयल्स लॉ में आपने पढ़ा है प्रेशर और वॉल्यूम आपस में इन्वर्स होते हैं। जब आप हाई प्रेशर लगाएंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन लोअर वॉल्यूम साइड को चली जाएगी और जब आप लो प्रेशर करेंगे तो फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन हायर वॉल्यूम साइड को शिफ्ट हो जाएगी। अब लोअर वॉल्यूम साइड और हायर वॉल्यूम साइड का क्या फ़र्क होता है जी? लोअर वॉल्यूम साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से लोअर वॉल्यूम साइड बेटा वो होती है जिधर जो है नंबर ऑफ मोल कम हो। यानी आपने एवोगैड्रोस लॉ पढ़ा है, मोल और वॉल्यूम आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जिस साइड पे मोल्स कम होंगे भले वो रिएक्टेंट के हैं या प्रोडक्ट के हैं, जिधर टोटल मोल्स कम है तो वो लोअर वॉल्यूम साइड है, और जिधर टोटल वॉल्यूम मोल ज़्यादा है रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से जिसके टोटल मोल ज़्यादा हैं वो हायर वॉल्यूम साइड है। तो मतलब हाई प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन लोअर वॉल्यूम साइड को शिफ्ट करेगी और लो प्रेशर अप्लाई करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन हायर वॉल्यूम साइड को शिफ्ट कर दें। अब आ जाएंगी टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं दे आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, और एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होते हैं दे आर फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो फॉरवर्ड चलेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप टेम्परेचर लो करोगे तो वो फॉरवर्ड चलेगा, और बाकी वाइस वर्सा आप खुद कर लेंगे, ये यहाँ मैंने लिखा हुआ है। कैटलिस्ट का याद रखें, ना तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट होता है और ना ही कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई इफेक्ट होता है। आप देख सकते हैं नो इफेक्ट। देखिए ना, कैटलिस्ट की फीचर्स में एक फीचर ये होती है कि इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है वो हमेशा रिवर्सिबल होता है। मतलब जो कैटलिस्ट आप डालते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को भी वही स्पीड अप करता है, बैकवर्ड रिएक्शन को भी वही स्पीड अप कर रहा होता है। तो मतलब जब आप कैटलिस्ट डालेंगे तो वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों को जब स्पीड अप करता है तो एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है। इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट वो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इक्विलिब्रियम स्टेट है हो सकता है वो घंटों में अटेन हो। कैटलिस्ट डालेंगे तो वो टाइम जो है टाइम ड्यूरेशन कम कर देता है क्योंकि वो दोनों रिएक्शन की स्पीड जो है वो बढ़ा देता है। तो दैट वाज ली-शॉर्टलेयर प्रिंसिपल, और इसमें हमने देखा कि कंसंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर और कैटलिस्ट इनकी तब्दीली से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए जी, वाहिद टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है दैट नॉट ओनली अफेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन बट आल्सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वाहिद टेम्परेचर ऐसी चीज़ है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करने के साथ साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको भी अफेक्ट कर रहा है। बाकी जिस तरह कंसंट्रेशन, प्रेशर है ये केसी यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को तो अफेक्ट नहीं करते लेकिन इक्विलिब्रियम पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। जहाँ तक कैटलिस्ट की बात है, कैटलिस्ट दोनों को ही अफेक्ट जो है वो नहीं करता। ये एक छोटी सी मिसाल हमने एक रिएक्शन की ली हुई है। आप ये देख लें, ये एक रिएक्शन है जिसमें बिस्मथ क्लोराइड की हाइड्रोलिसिस हो रही है। इसमें प्रोडक्ट बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और HCl गैस बन रही है। बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड को आर्टिफिशियल मिल्क कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। बेटा देखो, इस रिएक्शन को अगर आप फॉरवर्ड चलाना चाह रहे हो तो फॉरवर्ड चलाने के लिए आपको प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम करनी होगी और रिएक्टेंट की ऐड करनी होगी। तो यही किया मैंने, रिएक्टेंट की बढ़ा रहा हूँ, प्रोडक्ट की कम कर रहा हूँ, तो ऐसी सूरत में रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब रिमूव करने की, प्रोडक्ट रिमूव करने की बात जहाँ तक आती है तो HCl गैस है, इसको हम कंटिन्यूसली रिएक्शन मिक्सचर से निकालते रहते हैं तो फिर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम ही रहेगी और रिएक्टेंट की ज़्यादा रहेगी। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ ही इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव करती रहेगी। अगर आप प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव करते रहेंगे और रिएक्टेंट को ऐड करते रहेंगे, दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉरवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट होती रहेगी। अब इसका अपोजिट कीजिए, आप प्रोडक्ट में से किसी एक को ऐड कीजिए और रिएक्टेंट को रिमूव कीजिए,
अब रिएक्टेंट की रिमूव करने की जहाँ तक बारी है, तो पानी को हम रिएक्शन मिक्सचर से निकालते रहते हैं। ऐसी सूरत में रिएक्शन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन बैकवर्ड डायरेक्शन को शिफ्ट होगी। ये उसका नीचे मैंने हिंट भी दिया है। हीट ऑफ सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं, इसमें भी ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल जो अभी आपने पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे क्या इफेक्ट होते हैं। तो मैंने बोला था एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं दे आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब देखें जी, मैंने क्लासिफिकेशन की है साल्ट्स की। पहली वो है क्लास जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव है, मतलब इनको जब आप पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हीट अब्जॉर्ब करते हैं। तो इनकी जो सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन है दैट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंड यू नो एंडोथर्मिक प्रोसेस आर फेवर्ड बाय इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो ये वाले जो साल्ट होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये देखिए, ये वो साल्ट है, मेजॉरिटी जो साल्ट्स हैं वो इसी क्लॉज से बिलोंग करते हैं जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव होती है। मतलब जब आप इन साल्ट को पानी में डालते हैं तो ये हीट अब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। दूसरी क्लास वो है जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव में है, मतलब ऐसे साल्ट्स को जब आप पानी में डाल के सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये हीट रिलीज करते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस आर फेवर्ड बाय लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर। अगर बेटा आप टेम्परेचर लो करोगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। लिथियम के साल्ट हैं या सीरियम, एक लेंथेनाइड्स में आती है सीरियम सल्फेट है, लिथियम क्लोराइड है, इनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव में, मतलब इन साल्ट्स की पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर लो करने से बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाएगी। तीसरी क्लास वो है जिनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जीरो होती है, मतलब इन साल्ट्स को जब आप पानी में डालते हैं ना ये हीट रिलीज करते हैं और ना ही हीट अब्जॉर्ब करते हैं, तो इनकी हीट ऑफ सॉल्यूशन जीरो है, तो इनकी सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर चेंज करने का कोई इफेक्ट नहीं होता। आखिर में हम इस ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन पढ़ने जा रहे हैं। दो मेन इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं जी, कॉन्टैक्ट प्रोसेस और हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस में अमोनिया बनाई जाती है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, आप देख सकते हैं डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस का मेन जो रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन हो रही है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन रहा है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज हो रही है। तो ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल की जो हमने एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस अभी पढ़ी हैं उनको देखते हुए देखते हैं जी, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, इन सारी कंडीशंस को ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल को सामने रखते हुए सेट किया गया है। तो ये जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन कॉन्टैक्ट प्रोसेस में या हैबर प्रोसेस में अडॉप्ट की हुई हैं, ये ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक हैं। कोई इक्का दुक्का बात में हम ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल को ओबे नहीं कर रहे, अदरवाइज मेजॉरिटी में हम ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल की बातों को ओबे करते हैं और उसका फ़ायदा हमारा रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड ही चलता है और उससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ाई जाती है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की और हैबर प्रोसेस में हम अमोनिया की प्रोडक्शन बढ़ा लेते हैं, तो इसका क्रेडिट ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल को जाता है। मतलब अगर आप इन रिएक्शन को फॉरवर्ड चलाना चाहते हैं तो ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल ने बताया कि आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली रिमूव करते रहें, कम करते रहें, तो जनाब रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा। यानी इस रिएक्शन में सल्फर ट्राइऑक्साइड को, इसमें अमोनिया को अगर आप कंटिन्यूसली बेटा रिमूव करते रहेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा। दैट वाज द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑन बोथ इंडस्ट्रियल प्रोसेस। नेक्स्ट है जी टेम्परेचर का इफेक्ट। ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल कहता है टेम्परेचर लो होना चाहिए बिकॉज बोथ आर एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जनाब टेम्परेचर लो करने से रेट कांस्टेंट यानी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो हमें इस रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ाने के लिए डेलिबरेटली जानबूझकर हम यहाँ ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल की थोड़ी सी वायलेशन करते हैं। टेम्परेचर हमने बढ़ाया 400 से 500 सेट करते हैं। इसकी भी एक लॉजिक है, हम टेम्परेचर बढ़ाने पे आते फिर तो बहुत हाई कर देते, हज़ारों में कर देते, हमने 400 से 500 ही रखा। देखें जी 400 करना मजबूरी है क्योंकि इन दोनों रिएक्शन में जो आप कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं बेसिकली दे आर ट्रांजिशन मेटल, और ट्रांजिशन मेटल्स जो होती हैं इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है ये 400 के राउंड अबाउट ही होता है। तो अगर हम 400 टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ये जो कैटलिस्ट हैं ट्रांजिशन मेटल, इस केस में आयरन है, इधर वेनेडियम है,
तो इनकी कैटालिटिक पावर जो है वो इन टेम्परेचर पे मैक्सिमम होती है। तो 400 करना मजबूरी है, क्योंकि ये ट्रांजिशन मेटल्स जो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रही हैं दोनों प्रोसेस में, तो उनका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है। 500 से ज़्यादा हम नहीं जा सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर पे 500 से अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फिर ये जो प्रोडक्ट हैं ये डीकम्पोज होकर रिएक्टेंट्स में आना शुरू हो जाएंगे और रिएक्शन बैकवर्ड चल पड़ेगा। तो इस तरह आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो 500 से ऊपर हम जा नहीं सकते, क्योंकि उस पर हमारा प्रोडक्ट जो है वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाता है। 400 से नीचे रखते हैं तो आपका वो जो कैटलिस्ट है उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम नहीं होगी। तो 400 और फिर 500 के इन बिटवीन हमें टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना होता है। लो हम नहीं कर सकते टेम्परेचर, ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल तो कहता है टेम्परेचर लो करो, लेकिन अगर हम लो करते हैं तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल लेवल पे फिर बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस होता है। प्रेशर की बात की जा रही है तो ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल कहता है जब आप हाई प्रेशर लगाते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन लोअर वॉल्यूम साइड पे जाती है, और लकीली इन दोनों रिएक्शन में प्रोडक्ट के मोल जो है वो रिएक्टेंट से कम है। जब प्रोडक्ट के मोल कम है तो प्रोडक्ट वाली साइड जो है यानी फॉरवर्ड साइड जो है वो लोअर वॉल्यूम साइड है, तो यूं हाई प्रेशर लगाने से ही रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, दोनों ही, कॉन्टैक्ट वाला भी और हैबर वाला भी। ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल के मुताबिक हाई प्रेशर लगाने से इन दोनों को फॉरवर्ड जाना चाहिए। हैबर प्रोसेस की जहाँ तक बात है, यहाँ तो हमने प्रेशर बढ़ा दिया, 200 से 300 एटीएम कर दिया, फॉरवर्ड जाना शुरू हो गया, अमोनिया बनना शुरू हो गए ज़्यादा। लेकिन आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे ज़रा ध्यान दें तो यहाँ हमने प्रेशर नहीं बढ़ाया, यहाँ प्रेशर 1 एटीएम ही रखा गया है। लॉजिक जानने के लिए जब गए तो पता चला कि दैट वाज अ कंबस्शन रिएक्शन, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की कंबस्शन हो रही है और इसमें जो ऑक्सीजन है आप एक्सेस अमाउंट में यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डेफिनेट रेशो। अच्छा, जब रिएक्टेंट की हमें इजाज़त मिल गई, और ये ऑक्सीजन हम ले कहाँ से रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। एयर में 21% ऑक्सीजन है, बल्क अमाउंट में पाई जाती है, फ्री है, कोई पैसा कोई टैक्स हमें पे नहीं करना पड़ता। तो थोक के हिसाब से हम एयर से ऑक्सीजन सक करते हैं और इस रिएक्शन में डालते हैं ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। क्योंकि कंसंट्रेशन का जब आप इफेक्ट पढ़ रहे थे उसमें आपने पढ़ा था कि अगर आप रिएक्टेंट में से किसी एक की कंसंट्रेशन मुसलसल बढ़ाते रहते हैं, रिएक्टेंट ऐड करते रहते हैं, फिर भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। तो हाई प्रेशर बढ़ाने की बजाय हमने सूटेबल समझा कि हम एयर से ऑक्सीजन बल्क अमाउंट में थोक के हिसाब से डालें, और वो ऑक्सीजन आप कहाँ से ले रहे हैं, एयर से ले रहे हैं। और एयर का प्रेशर कितना होता है जनाब, वो 1 एटीएम है, तो इसलिए हमें हाई प्रेशर यहाँ अप्लाई करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसका मुतबादिल हमने ये ढूंढ लिया कि हमने ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में यहाँ डाली। लास्ट में यहाँ कैटलिस्ट आप आयरन यूज़ कर रहे हैं, आयरन के साथ ये कुछ ऑक्साइड है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के ऑक्साइड। दे एक्ट एज कैटलिस्ट फॉर दिस कैटलिस्ट, मीन्स दे आर प्रमोटर, दे आर एक्टिवेटर फॉर आयरन, यानी ये आयरन की कैटालिटिक एक्टिविटी को इन्हेंस करते हैं, बढ़ाते हैं। दूसरी तरफ आप आ जाइए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की तरफ, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने कैटलिस्ट जो है वो बेटा उल्ट लिख दिए हैं। वैनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है वो इधर यूज़ होता है, यानी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यहाँ आप वैनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लाटिनम इधर यूज़ कर सकते हैं, और आयरन जो है वो इधर यूज़ होता है। तो ये बेटा 2 चीज़ें थी, ये कैटलिस्ट थोड़ा अपोजिट लिखा गया। तो ओवरऑल ये समझ लें इस चैप्टर का एक हाफ पोर्शन हमने कंप्लीट किया। इससे आगे सारी टेक्निकल चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जिसमें पीएच, पीओएच वगैरह, के बी और उन बफर्स वगैरह और उनके न्यूमेरिकल्स भी हैं। यहाँ तक का जो पोर्शन था ये टोटल थ्योरेटिकल ज़्यादा था, तो ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल तक इसका 1 हाफ पोर्शन हो गया। नेक्स्ट फिर हम इंशाल्लाह अगला जो पोर्शन है इसका डिस्कस करेंगे। ये इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मैंने बताई है ली शॉर्टलेयर प्रिंसिपल की, कि इसको हमने इंडस्ट्रियल लेवल पे किस तरह से इन कंडीशंस को हमने सेट किया है।